ये है आपका अपना चैनल स्टूडेंट पंच, स्टूडेंट्स की आवाज। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आपने जरूर सुनी होंगी और आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं उसी 1857 की पूरी कहानी, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अमृत है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से परिचित होना अति आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम 1857 की क्रांति के सभी तथ्यों को परत दर परत खोलकर आपके सामने रख देंगे ताकि कोई भी फैक्ट आपसे छूटे नहीं। वीडियो को पूरा देखिए और 1857 की क्रांति को एकदम आत्मसात कर लीजिए ताकि किसी भी परीक्षा में यदि 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे कोई प्रश्न छूटे नहीं। आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यह 1857 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। हालांकि यह जो क्रांति थी वह सफल क्रांति नहीं थी, परंतु यह कई माइलस्टोन हमारे लिए छोड़कर चला गया और इसे पढ़ना हमारे लिए देश हित और परीक्षा हित दोनों के लिए आवश्यक है। तो प्रश्न यह उठता है कि 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों? देखिए, क्रांति किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता है। क्रांति के पीछे होती है वर्षों की दबी कुचली छोटे बड़े कारण, और ये कारण जो है वो क्रांति को जन्म देते हैं। 1857 की क्रांति इसका अपवाद नहीं था और 1857 की क्रांति के भी कई कारण थे, जिनमें कुछ प्रमुख कारणों को यहां बिंदुवार में वर्णन करूंगा। 1857 की क्रांति का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक था वो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो राजनीतिक कारण था वो था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा किया था, एक नीति पास की थी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के नाम से जानते हैं। यह नीति एक ऐसी नीति थी जिससे भारतीय राजा बहुत क्षुब्ध थे। नीति क्या थी? नीति यह थी कि भारत के कोई भी वैसे राजा जिनके अपने पुत्र नहीं हैं, वो किसी पुत्र को यदि गोद लेते हैं तो गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी और उनका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अब ये जो थी राज्य को हड़पने की एक नीति थी, इसलिए इसे हड़प नीति कहा गया। इसके बाद दूसरा जो राजनीतिक कारण था वो था भारतीय शासकों का अपमान। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शासकों का समय समय पर अपमान किया जाता था। उन्हें अंग्रेजों के सामने नीचे बैठने पर मजबूर किया जाता था। तो ये दूसरा राजनीतिक कारक था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था वो था मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का अपमान। अंग्रेजों ने एक आदेश जारी कर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भी अपमानित किया और आदेश जारी कर दिया कि उन्हें लाल किला खाली कर बाहर दिल्ली में कहीं रहने का प्रबंध करना होगा, और लाल किला को खाली करने का आदेश बहादुर शाह द्वितीय के लिए एक अपमान था। साथ ही यह भी घोषणा किया गया कि इनके बाद जो भी मुगल सम्राट होंगे, इनके जो बाल बच्चे होंगे, इनके जो उत्तराधिकारी होंगे, उन्हें कोई भी शाही पदवी, शाही दर्जा नहीं दिया जाएगा।
तो ये राजनीतिक कारण थे जो 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक कारण और धार्मिक कारण क्या थे, तो सामाजिक और धार्मिक कारण भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और ये कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण थे। इसमें सबसे पहला जो था वो था ईसाई धर्म का प्रचार। आगे आगे अंग्रेज व्यापार करने आए और पीछे पीछे ईसाई मिशनरियां जो हैं वो भारत आई और वो धर्म प्रचार करना शुरू की। खासकर भारत के जो गरीब वर्ग थे, आदिवासी वर्ग थे, वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, जिससे भारत के लोगों की भावना आहत हुई और भारतीय जो है वो अंग्रेजों से क्षुब्ध हो गए, जो क्रांति का एक पिटारा बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा जो धार्मिक और सामाजिक कारण था वो था सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना। देखिए, वास्तव में क्या था, ये हमारा सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा कदम था, धर्म सुधार का कदम था, लेकिन व्यक्ति अपने धर्म में हुए हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है और भारत के जो लोग थे, जो कट्टर धार्मिक थे, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है और इसके कारण भारतीय जो है वो अंग्रेजों से क्षुब्ध हो गए और यही क्षुब्धता जो है वो क्रांति का कारण बनकर समाज को क्रांति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसके बाद तीसरा था अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की धार्मिक आस्था पर चोट करना। अंग्रेजों के द्वारा भारत की धार्मिक आस्था पर लगातार चोट किए जा रहे थे। सेना में जो भारतीय सिपाही थे, उन लोगों को, मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर, हिंदुओं को टीका लगाने पर इत्यादि कई रोक टोक लगाए गए थे। साथ ही अन्य स्थानों पर भी भारतीयों के धार्मिक मामले में अंग्रेज दखल दे रहे थे और इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा था। तो धार्मिक आस्था पर चोट करना ये जो था, ये समाज में बिगुल फूंक रहा था और कहीं ना कहीं भारतीय जो है वो क्रांति के मूड में तैयार हो रहे थे। इसके बाद अगला कारण है सैन्य कारण। अब सैन्य कारण क्या है? सैन्य कारणों की अगर हम बात करें तो सैन्य कारणों में सबसे पहला जो कारण था वो था भेदभावपूर्ण वेतन और पदोन्नति। अंग्रेज की जो सेना थी, सेना में भारतीय भी थे और अंग्रेजी सैनिक भी थे, लेकिन दोनों का वेतन समान नहीं था। अंग्रेज सैनिक को ज्यादा वेतन दिया जाता था, जबकि उसी काम के लिए भारतीय सैनिक को कम वेतन दिया जाता था। अंग्रेज जो सिपाही थे उन लोगों को प्रोन्नति यानी प्रमोशन जल्दी जल्दी मिलता था, जबकि भारतीय सैनिक को प्रमोशन बहुत कम और बहुत देर से मिलता था, जिससे भारतीय सैनिक जो थे वो क्षुब्ध थे और ये मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार हो रहे थे। उचित अवसर का इंतजार था और ये 1857 की क्रांति का एक कारण बना। उसके बाद विदेशी सेवा का आदेश। देखिए, अंग्रेजों ने सन 1856 ईस्वी में भारतीय सैन्य सेवा अधिनियम जारी किया। इस सैन्य सेवा अधिनियम, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजों ने भारतीय सैन्य सेवा अधिनियम 1856 में जारी किया। ये पिछले 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सैन्य सेवा अधिनियम 1856 के तहत यह प्रावधान लाया गया कि भारतीय सैनिकों को विदेश भी जाना होगा और विदेशों में सेवा देनी होगी। अब उस समय की स्थिति यह थी कि विदेश जाने के लिए पानी के जहाज का उपयोग ही मुख्यतः किया जाता था और पानी के जहाज चलते समुद्र में हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक
समुद्र को अशुद्ध समझा गया है। उस समय जो लोग समुद्र पार जाते थे उनका समाज में बहिष्कार किया जाता था, समाज से उन्हें जात निकाला कर दिया जाता था, हुक्का पानी भात पानी बंद कर दिया जाता था। और अंग्रेजों की ये जो नीति थी, ये जो आदेश था समुद्र पार जाने वाला, ये भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं समुद्र पार भेजकर। और ये जो है भारतीयों के मन में यह एक कारण बना भारतीयों के असंतोष का, और भारतीय जो है वो मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार होने लगे। अब इसके बाद जो सबसे प्रमुख कारण था जिसने इन सभी कारणों से बने हुए बारूद के पीपे में आग लगाने का काम किया, वो था तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी सेना को अच्छा बनाने के लिए उनको एक नया राइफल ला कर दिया। इस राइफल का नाम था NPK-2 इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? NPK-2 इनफील्ड राइफल। अब ये NPK-2 इनफील्ड राइफल जो था ये पहले वाले राइफल की अपेक्षा बेहतर थी, इसकी मारक क्षमता अधिक थी, लेकिन इसमें जो कारतूस डाला जाता था, जो गोली डाली जाती थी, उस गोली के ऊपर एक लेयर बना हुआ रहता था। ठीक वैसे ही जैसे मोटी वाली बैटरी में आप देखते हैं ना, पीतल के ऊपर एक लेयर होता है, वैसे ही एक लेयर बना हुआ होता था जिसको कि दांत से खींचकर उस लेयर को हटाना पड़ता था और उसके बाद गोली या कारतूस जो है वो बंदूक में डाली जाती थी। अब अफवाह ये उठी कि ये जो लेयर बना हुआ है जो हम लोग दांत से खींच रहे हैं, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अब चर्बी मिली हुई थी या नहीं थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चर्बी मिली हुई थी, कुछ वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, यह महज एक अफवाह था, चर्बी मिली हुई नहीं थी। लेकिन चाहे जो भी हो, भारतीय सेना में यह र्यूमर फैल गया, यह अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अब गाय भारतीय हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, तो गाय की चर्बी को मुंह में लेना ये हिंदुओं को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और मुस्लिम जो हैं वो सुअर को अपवित्र मानते हैं, तो सुअर की चर्बी को मुंह में लेना उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और सेना जो है, अंग्रेजी सेना, इस गाय और सुअर वाली चर्बी के अफवाह के कारण उस राइफल को चलाने से इनकार कर रही थी। अब यहीं से शुरू होती है कहानी, क्योंकि ऊपर जो हम लोगों ने राजनीतिक कारण पढ़ा, जो सामाजिक कारण पढ़ा, जो आर्थिक कारण पढ़ा, ये सब मिलकर भारतीयों के मन में असंतोष तो कूट कूट कर भर दिए थे। भारतीय मानसिक रूप से त्रस्त हो चुके थे, लेकिन क्रांति की ज्वाला को भड़काने के लिए एक बारूद का पीपा चाहिए था, और वो मिल गया NPK-2 इनफील्ड राइफल के रूप में, यानी चर्बी वाले कारतूसों के रूप में। हुआ ये कि 29 मार्च 1857 को कोलकाता के पास बैरकपुर सैनिक छावनी में अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों की लाइन लगाई, और अंग्रेजों को कहीं न कहीं से यह संदेश मिल चुका था कि भारतीय जो हैं वो इस राइफल का प्रयोग करना नहीं चाह रहे हैं, इस राइफल के प्रयोग से वो बच रहे हैं।
तो उन्होंने भारतीय सेना की लाइन लगवाई और लाइन लगवाने के बाद उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ के खींचा और खींचने के बाद कहा कि इस राइफल से फायर करो। जबरदस्ती दबाव बनाकर उन्हें फायर करने पर मजबूर किया गया और जो व्यक्ति थे वो उनका नाम था मंगल पांडे। तारीख थी 29 मार्च 1857। अब यहां से मंगल पांडे ने विद्रोह को शुरू कर दिया। उन्होंने जो फायर किया तो वहां जो अंग्रेज अधिकारी था उसको उन्होंने उस गोली से उड़ा दिया। एक दूसरा अधिकारी जो उनके बगल में खड़ा था वो आया वहां पर इनको अरेस्ट करने या पकड़ने, तो इन्होंने राइफल की बट से मारकर उसके पसले की हड्डी तोड़ दी। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। सोचिए कितनी त्वरित कार्रवाई हुई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने राइफल चलाने से इनकार किया, इन्होंने मारा जो भी किया, और 8 अप्रैल को महज 10 दिन बाद इन्हें फांसी दे दी गई। अब यह खबर जो थी, यह खबर पूरे भारत में फैल गई, खासकर सैनिक छावनियों में फैल गई। और बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी की। मेरठ छावनी में भी यह खबर आम हो गई। सभी सैनिकों को यह पता चल गया कि कलकत्ता के पास बैरकपुर में ऐसा ऐसा हुआ है। तो 24 अप्रैल 1857 का वो दिन था जब अंग्रेज भारतीय सैनिकों को मेरठ की छावनी में लाइन लगवाए और लाइन लगवाने के बाद यहां पर इन लोगों को इस राइफल से फायर करने का आदेश दिया गया, लेकिन यहां सैनिकों ने उस राइफल से फायर करने, दांत से कारतूस को नोचकर राइफल में चढ़ाने से इनकार कर दिया। तो इस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकार करने वाले 70 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में 70 लोगों को बंद होने से वहां के सैनिकों में और असंतोष फैल गया। बात है 10 मई 1857 की। यह घटना घटी कब? 24 अप्रैल को। 15 दिनों के बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से कुछ सिपाही छुट्टी होने की वजह से मेरठ शहर घूमने और अपना दैनिक आवश्यकता की चीजों की खरीद करने के लिए जा रहे थे। अब जब वो मेरठ शहर पहुंचे तो मेरठ की महिलाओं ने इन सैनिकों को काफी दुत्कारा। उन्होंने इनके ऊपर चूड़ियां फेंकी, इन्हें ढक्कन में पानी लेकर दिखाया और इन्हें काफी दुत्कारा। कहा कि तुम्हारे 70 भाई जेल में बंद हैं और तुम लोग यहां बाजार करने आए हो, लो चूड़ियां पहनो। तुम सैनिक नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो, लो चूड़ियां पहन के घर में बैठो। ढक्कन में पानी लेके दिखाया, लो ढक्कन भर पानी में डूब कर मर जाओ। मतलब इस तरह से भारतीय सैनिकों के ठंडे हुए खून को महिलाओं ने उबाल ला दिया और वो सैनिक बाजार नहीं गए, उनका खून उबलने लगा। वो वापस आए और वापस आने के बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह कर दिया। उन्होंने सबसे पहले उस जेल को तोड़ा जिसमें उनके साथी बंद थे और
हथियार वगैरह काफी मात्रा में लूट लिए, गोला बारूद लूट लिए और जो लूटने से बचा उसको आग के हवाले कर दिया और वहां से ये विद्रोह करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए। अगले दिन 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर के ये लाल किला में बहादुर शाह जफर से मिले। हालांकि बहादुर शाह जफर काफी बुजुर्ग, जर्जर और अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और कहा कि आप ही हमारे नेता हैं, हम आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। बहादुर शाह जफर तैयार हो गए और ये क्रांति की शुरुआत हुई, क्रांति शुरू हो गई। कुछ ही समय में भारतीय विद्रोही क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराकर दिल्ली क्रांतिकारियों के अंदर आ गई। अब ये दिल्ली जो थी वो क्रांति का मुख्य केंद्र, विद्रोह का मुख्य केंद्र था। इसके अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से क्रांति शुरू हो गई। जैसे पूरे भारत के लिए नेता बने बहादुर शाह जफर, लेकिन प्रॉपर दिल्ली से तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब ने किया, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने किया, अवध और लखनऊ क्षेत्र से महारानी बेगम हजरत महल ने किया, बिहार से आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने किया। उनकी अवस्था उस समय 70 वर्ष थी। कवि ने लिखा है, उमड़ी थी जोश उस हड्डी में जो 80 वर्ष पुराना था, लोग कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह, इन सबों ने अपने अपने क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन फिर भी हमें आजादी नहीं मिली। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और विद्रोह जो है वो असफल रहा। अब हम लोग जानते हैं कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, देखिए 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे जो पहला कारण था वो था नेतृत्व की कमी। 1857 की क्रांति में नेतृत्व की घोर कमी थी। बहादुर शाह जफर भारतवर्ष के नेता जरूर बनाए गए, विद्रोह के नेता जरूर बनाए गए, लेकिन उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, वो बूढ़े हो चुके थे और उनका जो नेतृत्व था वह प्रभावशाली नहीं हो सका। अतः नेतृत्व के अभाव में, नेतृत्व के कमी के कारण भारतीय क्रांतिकारी जो है, भारतीय विद्रोही जो हैं, वो ढंग से लड़ नहीं सके, क्योंकि कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं था जो इन्हें एक सूत्र में बांध सके। अतः ये विद्रोह की असफलता का एक कारण था। दूसरा जो कारण था वो है संगठन और योजना का अभाव। भारतीय लड़ाके, भारतीय विद्रोही लड़ जरूर रहे थे, लेकिन इनके संगठन का कोई स्वरूप नहीं था, इनके पास कोई एक ठोस योजना नहीं थी। बस सब लड़े जा रहे थे, ऐसे लड़े जा रहे हैं, और जब तक कोई काम सांगठनिक और योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है तब तक उसमें सफलता संभव नहीं होती है। तो संगठन और योजना का अभाव होने के कारण भी यह विद्रोह जो है वो असफल रहा। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो तीसरा जो प्रमुख कारण था वो है सीमित भौगोलिक क्षेत्र। 1857 की क्रांति पूरे भारत में नहीं हुई। इसका जो क्षेत्र था वो कुछ उत्तर भारत का क्षेत्र में ही यह सीमित रहा। उसमें भी जो सबसे उत्तरी कश्मीर वगैरह का क्षेत्र है वो शामिल नहीं हुआ। मतलब उत्तर भारत का जो थोड़ा सा एरिया था, सीमित क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब तत्कालीन बिहार जिसमें बिहार झारखंड दोनों शामिल हैं, मध्य प्रदेश,
ये कुछ एरिया थे जो विद्रोह का क्षेत्र था और शेष भारत इससे अछूता था। अतः सीमित भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण भी अंग्रेजों के लिए इस विद्रोह को कुचलना आसान हो गया और यह विद्रोह असफल रहा। यदि विद्रोह एक साथ पूरे भारत में होता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होता, तो शायद इस विद्रोह का असर ज्यादा होता और विद्रोह सफल होता। लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सीमित होने के कारण यह विद्रोह असफल रहा। इसके बाद सैन्य और तकनीकी कमी। भारतीयों के पास हौसला था लड़ने का, भारतीय लड़ रहे थे, लेकिन इनके पास सैन्य ताकत बहुत कम थी, इनके पास हथियार बहुत कम थे। जो हथियार थे भी ये लोकल लेवल पर बने हुए थे, उच्च तकनीक वाले हथियार नहीं थे। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास अच्छा तकनीक था, अच्छे हथियार थे। हम सिर्फ हौसला से लड़ रहे थे, हथियार हमारे पास उचित नहीं था, अच्छा नहीं था, जो कि हम भारतीयों के असफलता का एक कारण बना और 1857 की क्रांति जो है वो असफल हुई। उसके बाद अगले कारण की अगर हम बात करें तो कई भारतीय शासक और कई वर्गों के द्वारा क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया गया। जी, विभीषण हर युग में रहे हैं और हर युग में रहेंगे। उस समय भी सभी राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। कई अंग्रेजों के चाटुकार भी थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ये कश्मीर के डोगरा और सिख शासक, ये सभी जो थे ये अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे और इन्होंने क्रांति में भारतीयों का साथ नहीं दिया, बल्कि ये अंग्रेजों के साथ थे। और जब अपने ही उधर हो जाएंगे तो सफलता संदिग्ध होगी। और ये कारण था कि भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति असफल रही। इसके बाद हमारे यहाँ जो व्यापारी वर्ग था, ये व्यापारी वर्ग भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जो व्यापार है वह व्यापार अंग्रेजों के रहमो करम पर चल रहा है और यदि अंग्रेज नाराज हो जाएंगे तो उनका व्यापार पस्त हो जाएगा। इसके बाद अगला जो कारण था वो था सामुदायिक एकता का अभाव। देखिए, क्रांति में भारत के हिंदू मुस्लिम सिख साथ में लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ पुरानी बातों को लेकर कभी कभी मन में खटास हो जाता था और इनकी जो आपसी सामुदायिक एकता थी वह डिस्टर्ब हो जाती थी। इसके कारण भी ये 1857 की जो क्रांति है वो असफल हुई। उसके बाद अगले कारण की अगर बात करें तो भारतीयों के पास संसाधनों की कमी। अंग्रेजों के पास तार, डाक, रेल, संचार के उन्नत साधन थे, जबकि भारतीयों के पास ऐसे कोई साधन नहीं थे। न साधन थे न संसाधन थे। एक चिट्ठी भी भेजने के लिए इन्हें घुड़सवार भेजना पड़ता था या पैदल कोई दूत भेजना पड़ता था, क्योंकि डाक से भेज नहीं सकते थे, अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियां पढ़ी जाती थी, तो संसाधन जो थे वो उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण 1857 की क्रांति में भारतीयों को सफलता नहीं मिली। उसके बाद है अंग्रेजों का कड़ा और निर्दयी दमन। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए इतना कड़ा और दमनकारी नीति अपनाई कि जो भी क्रांतिकारी पकड़े जाते थे उन्हें इतनी निर्दयता पूर्वक सजा दी जाती थी, पूरे गांव के गांव को सजा दी जाती थी कि देखने वाले की रूह कांप जाती थी और लोग
इस डर से क्रांतिकारियों का साथ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मन में वो खौफ हो जाता था कि यदि हम भी पकड़े गए तो इस प्रकार की सजा हमें भी दी जाएगी। तो इसके कारण भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 असफल रहा। ये थे 1857 की क्रांति के असफल होने के कुछ कारण। लेकिन 1857 की क्रांति पूर्णतः असफल नहीं रही। यह कई परिणाम लेकर आया और इसके कई दूरगामी परिणाम हुए। तो यहां हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्या लाभ हुआ, क्या हानियां हुई। ये परिणाम पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परिणाम जानना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए 1857 की क्रांति के जो परिणाम हैं, इन परिणामों को हम लोग कई वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें सबसे जो पहला है वो है राजनीतिक परिणाम। अब ये राजनीतिक परिणाम में क्या हुआ? तो राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और कैद करके उन्हें बर्मा के रंगून जेल भेज दिया गया, जहां जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये राजनीतिक परिणाम था और ये भारतीयों के लिए बड़ा दुखद था। उसके बाद यहीं से मुगल वंश और मुगल शासन का पूर्णतः समापन हो गया, क्योंकि बहादुर शाह जफर मर गए। अब आगे जो भी उत्तराधिकारी थे वो अंग्रेजों के द्वारा उनको दर्जा दिया नहीं गया, तो मुगल शासन और मुगल वंश का यहां से समापन हो गया। उसके बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जी, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया तो क्या भारत आजाद हो गया? नहीं। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन सीधे इंग्लैंड के राजा के हाथ में, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारत पर एक कंपनी का शासन नहीं, बल्कि ब्रिटेन की संसद का शासन चलने लगा और शासन का जो बागडोर था वो डायरेक्ट ब्रिटेन के, इंग्लैंड के राजा के हाथ में चला गया और कंपनी का शासन अब भारत पर नहीं रहा। भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, वो गवर्नर जनरल का पद हटा करके उसका नाम वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ध्यान रखिएगा ये बात, 1856 तक भारत में लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे। सारा किया कराया उनका है, हड़प नीति डलहौजी की थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और हम लोग ये सोच लेते हैं कि डलहौजी, और डलहौजी को हम लोग सही मान लेते हैं। लेकिन नहीं, डलहौजी 56 में ही चले गए थे। वो पूरा पृष्ठभूमि पूरी तैयार किए और तैयार करने के बाद खुद निकल लिए और यहां भुगतना पड़ा किसको? लॉर्ड कैनिंग को। तो 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्हें 1858 ईस्वी में भारत का वायसराय घोषित किया गया। इसके बाद राजनीतिक परिणाम की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, यह भी 1857 की क्रांति का ही राजनीतिक परिणाम था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे और 1857 की क्रांति के समय वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के कलेक्टर थे। उन्होंने क्रांति को बड़े नजदीक से देखा था और उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अब भारतीयों को दबाकर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया,
तो ये एक राजनीतिक परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो 1857 की क्रांति का ही दूरगामी परिणाम था। इसके बाद राजनीतिक कार्यों से अलग हटते हुए यदि हम लोग प्रशासनिक परिणामों पर अगर चर्चा करें तो प्रशासनिक सुधार भारत में काफी हुआ। भारत, अभी आपको बताया कि भारत की जो सत्ता थी, भारत का जो शासन था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के हाथ में चला गया और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र भारत आया, जिसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। इस घोषणा में यह लिखा हुआ था कि भारत की जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन अपने अंदर ले रही है और अब अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों के किसी भी धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी जो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। तो भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। लंदन में भारत के मामलों को विशेष रूप से देखने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया और भारतीय राजाओं को यह आश्वासन दिया गया कि यदि वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहते हैं तो उनका राज्य सुरक्षित रहेगा, उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिलाया नहीं जाएगा। मतलब आप ये कहें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जो थी वो यहां पर शिथिल कर दी गई। इसके बाद सैन्य परिणाम। अब सैन्य परिणाम पर अगर चर्चा करें तो इसका सबसे पहला सैन्य परिणाम हुआ कि अंग्रेजी सेना का फिर से पुनर्गठन किया गया। हालांकि ये भारतीयों के लिए नहीं किया गया था, ये अंग्रेज अपने लिए किए थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम ये भी भारतीयों के लिए कर रहे हैं। और इस सेना के पुनर्गठन में भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक के अनुपात में समानता लाने का प्रयास किया गया। मतलब अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई। नंबर 2, जो भी तोपखाने थे और सेना के प्रमुख पद थे उस पर अंग्रेजों को बैठाया गया, क्योंकि अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर अगली बार क्रांति हुई तो अगर तोपखाना के मालिक ये रहेंगे, बड़े बड़े पद पर ये रहेंगे, तो हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत के सभी तोपखानों पर, सेना में बड़े पदों पर अंग्रेजों को बैठाया गया और भारतीयों को वहां से हटाया गया। उसके बाद सेना में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई और धर्म के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया। हिंदू रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मुस्लिम रेजिमेंट, ऐसे ऐसे। अब हिंदुओं में भी जाति के आधार पर रेजिमेंट बना दिया गया, राजपूत रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, चिलाना रेजिमेंट, और सबको ये कन्वास किया गया, धीरे धीरे ब्रेन में डाला गया कि ये तुम्हारी जाति का रेजिमेंट है, ये तुम्हारे धर्म का रेजिमेंट है, और भारतीयों की एकता को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया। उसके बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा में यह उल्लिखित था कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के धर्म और परंपराओं में कोई दखल नहीं देगी। अब इसका एक और परिणाम हुआ कि उस समय भारत में आर्य समाज और ब्रह्म समाज के द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, इस धर्म सुधार आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से काफी गति मिली और चूंकि अंग्रेजों का धर्म में इंटरफेरेंस बंद हो गया तो हमारे यहां जो धर्म सुधार आंदोलन भारतीयों के द्वारा चलाया जा रहा था उसको बल मिला। इसके बाद अगर हम चर्चा करें आर्थिक परिणाम की, तो 1857 की क्रांति के कई बुरे आर्थिक परिणाम हुए। इसमें सबसे पहला जो आर्थिक परिणाम हुआ वो ये हुआ कि चूंकि इस विद्रोह को दबाने में
अंग्रेजों को काफी राशि खर्च करना पड़ा था, बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया था। उस पैसे की भरपाई के लिए उन्होंने भारतीयों पर टैक्स बहुत अधिक लगा दिया और वो टैक्स अल्टीमेटली भारत के लोगों को भुगतना पड़ा। उसके बाद जो दूसरा परिणाम हुआ कि भारत के जो व्यापार और उद्योग थे, व्यापार और उद्योग को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने पूर्ण नीति बनाई ताकि भारत का जब व्यापार बर्बाद हो जाएगा तो भारतीय मजदूरी करने पर विवश हो जाएंगे और जब मजदूरी करेंगे तो इन्हें सिर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये दूसरा जो परिणाम था, आर्थिक परिणाम, वो था। इसके बाद व्यापार और उद्योग पर कठोर नियंत्रण लगाया गया और इन पर टैक्स भी बहुत बड़ी मात्रा में लगाई गई ताकि भारतीय व्यापार बर्बाद हो सके। लेकिन इसका जो कुछ दूरगामी परिणाम हुआ वो था मानसिक और राष्ट्रीय परिणाम। अब मानसिक और राष्ट्रीय परिणाम पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला जो परिणाम था वो था कि भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की ज्वाला जगी। जो भारतीय सोए हुए थे, जिनका खून एकदम ठंडा पड़ गया था, जो गुलामी को स्वीकार कर लिए थे, उन लोगों के अंदर स्वतंत्रता की ज्वाला का संचार हुआ। अब वो धीरे धीरे जाग रहे थे। दूसरा, भारतीयों की मानसिक स्थिति मजबूत हुई। अभी तक जो भारतीय ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों से लड़ना संभव नहीं है, अंग्रेजों को हराना संभव नहीं है, इस क्रांति ने भारतीयों को यह बता दिया कि अंग्रेजों से लड़ा भी जा सकता है और अंग्रेजों से जीता भी जा सकता है, अंग्रेजों को हराया जा सकता है अगर ढंग से लड़ाई हो। तो जो गुलामी की मानसिकता थी, जो हार की मानसिकता थी, वो धीरे धीरे जीत की मानसिकता में बदली और भारतीयों को ऐसा अब महसूस होने लगा कि हम यदि ढंग से लड़े तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है, अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। तो ये थे 1857 की क्रांति, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर 1857 की क्रांति आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप धन्यवाद के रूप में हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही एक लाइक कर दीजिएगा हमारे आज के इस क्लास को। मिलते हैं हम अगले क्लास में ऐसे ही एक नया दमदार टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।